जय हिंद दोस्तों। आज का हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, गुणसूत्र का खोज किसने किया था, गुणसूत्र के संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि गुणसूत्र की संरचना कैसे होती है, जीन के बारे में पढ़ेंगे और पता करेंगे कि मनुष्य का रंग या मनुष्य का जो कि डीएनए होता है, संचरण होता है, मानसिक गुण, वो किस पर निर्भर करता है और सभी जो जीव जंतु होते हैं उनमें कितने गुणसूत्र होते हैं। इसको ट्रिक के द्वारा जो आप लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा मैं याद करवाने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, गुणसूत्र में अभी पढ़ाऊंगा, आप लोग को अभी याद हो जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि सिर्फ मेरे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में, गुणसूत्र की संरचना, जी सभी जीव जंतुओं के जितने गुणसूत्र पाए जाते वो, मनुष्य में लिंग का निर्धारण और सहलंगता कि किसके कारण, यानी जो बोलते हैं ना स्त्री वाहक होती है, किसके कारण वर्णधाता कलर ब्राइटनेस रोग होता है या वर्णसंगता रोग होता है, एड्स कैसे हो जाता है, इस मतलब बच्चा का जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और पता करेंगे कि किस लड़की का या लड़का का आंख नीला होता है, जानेंगे कि लड़का का होता है कि लड़की का होता है, वो कैसे होता है। इन सब बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, आप लोग लास्ट तक बन रहिएगा। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं कि जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है केंद्रक। कोशिका का महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? केंद्रक। केंद्रक में तो महत्वपूर्ण भाग बहुत होते हैं, कोशिका द्रव होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और गाचिकाएं होता है, ऐसे ऐसे होते हैं। ईआरएस होता है, अंतःप्रतवी जालिका भी होता है, बहुत सारी जालिकाएं होती है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है किसी चीज का? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। तो गुणसूत्र के बारे में जो कि केंद्रक है, वह केंद्रक द्रव में धागेनु में एक केंद्रक होता है। मान लीजिए कि केंद्रक है, इसमें होता है धागेनुमे नामक संरचना। ये केंद्रक हुआ, धागेनुमे नामक संरचना होता है जो कि जाल के रूप में क्या होता है? बिखरा होता है, और उसे हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। देखिए यहाँ पे क्रोमेटिन बोलते हैं। देखिए, बोलना है गुणसूत्र के बारे में कि देखिए, कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि केंद्रक होता है। केंद्रक में जाल नामक संरचना होती है जिसे बोलते हैं क्रोमेटिन। यह जो क्रोमेटिन होता है, यह किस चीज का बना होता है? तो डीएनए, प्रोटीन और बना होता है हम लोगों का डीएनए, प्रोटीन और मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का बना होता है। लेकिन महत्वपूर्ण भाग दो ही निभाते हैं, एक प्रोटीन और एक डीएनए। प्रोटीन अब चर्चा करेंगे, डीएनए के बारे में चर्चा करेंगे, और जो गुणसूत्र से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों को बोर्ड के अलावा, ये तो 10 क्लास के बोर्ड में पूछवे करता है, 11 क्लास के बोर्ड में पूछवे करता है, और बोर्ड के अलावा आप लोग कंपटीशन एग्जाम में भी बैठे तो आप लोगों को गुणसूत्र से एक भी क्वेश्चन न छूटे, ये मेरा प्रयास रहेगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। देखिए, इसमें प्रोटीन, डीएनए और मैट्रिक्स का बना होता है। जो गुणसूत्र होता है वो किस चीज का बना होता है? प्रोटीन, डीएनए और मैट्रिक्स का बना होता है। और कोशिका विभाजन के समय जब हम लोग, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक और लैंगिक, इसमें चर्चा करेंगे। तो लैंगिक जो कोशिका विभाजन होता है, आप लोग जानते हैं इसमें एक संतति भाग लेता है और लैंगिक में 2 संतति भाग लेता है। तो जो कि जैसे आप लोग अमीबा जान गए, और जैसे पैरामीशियम हो गया, कॉक हो गया, ये अलैंगिक जन्म में सेम टू सेम क्या करते हैं? अपना संतति उत्पन्न करते हैं, यानी संतान उत्पन्न करते हैं हूबहू। जैसे घास का, जैसे बोल सकते हैं आम का पौधा सेम आम जैसा हो सकता है, लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है। तो वही है इसमें कि देखिए, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन है इसलिए हम बता दिए क्योंकि अमीबा में विभाजन होता है, इसलिए बता दिए कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक छोटे छोटे धागेनुमे संरचना, इसमें जब संरचना पढ़ेंगे ना इसका गुणसूत्र का, तो आप लोग समझिएगा गुणसूत्र का परिभाषा। आप लोग अभी थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए कि देखिए गुणसूत्र के बारे में कि कोशिका के मुख्य भाग केंद्रक में जो कि क्रोमेटिन नामक जाल होती है, उसमें प्रोटीन, डीएनए और मैट्रिक्स का बना होता है। और कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक छोटे छोटे धागेनुमे संरचना में संगठित हो जाती है। इस धागे को गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र किसी भी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसी न किसी ने किया होता है। जैसे सेल्सियस का सेल्सियस किए होते हैं, वाल्व का खोज आविष्कारक
आप लोग हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे बल का खोज नहीं करते, आविष्कार करते हैं, उसी तरह से गुणसूत्र का क्या हुआ है, आविष्कारक हुआ है। इनका कोई ना कोई नाम रखा है। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, इनका वैक्सीन का आविष्कारक कोई ना कोई वैज्ञानिक या कोई ना कोई डॉक्टर जरूर करेगा। तो उसी तरह से गुणसूत्र जो क्या है, गुणसूत्र, तो गुणसूत्र का हम बताए हैं कि गुणसूत्र के खोज स्ट्राक्सबर्गर, कौन, स्ट्राक्सबर्गर ने 1875 ईस्वी में किए थे। और नामकरण यानी गुणसूत्र का इसका नाम ही रहेगा, तो यह किए थे डब्ल्यू वाल्डेयर जो कि 1888 ईस्वी में। पूछेगा, देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस तरह से कि खोज गुणसूत्र का खोज किसने किया था, तो गुणसूत्र का खोज स्ट्रासबर्गर कब, 1875 ईस्वी में। डीप में जाएगा तब पूछ सकता है कब, और पूछ सकता है कि नामकरण यानी गुणसूत्र का नामकरण निम्नलिखित में से किसने किया था, और इनका भी नाम दे देगा, स्ट्रासबर्गर का भी नाम दे देगा, लेकिन नामकरण में हमेशा मानना है डब्ल्यू वाल्डेयर का। और कब किए थे, तो 1888 ईस्वी में किए थे। अब चलते हैं इनकी संरचना, गुणसूत्र के संरचना के बारे में चलते हैं। देखिए गुणसूत्र के जैसे ही संरचना समझेंगे आप लोग का परिभाषा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब गुणसूत्र के संरचना चलते हैं, पहले चलते हैं यहाँ पे, देखिए चित्र से ही हम लोग सब ये टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। पहला हम लोग का है टीलोनियर, क्या है, टीलोनियर। जो टीलोनियर होता है यह गुणसूत्र का सबसे ऊपरी भाग होता है, इसे बोल सकते हैं यह गुणसूत्र का सबसे ऊपरी भाग होता है। और यह क्या करता है, दूसरे गुणसूत्र को, गुणसूत्र से बहुत होते हैं, जैसे कोशिका अनेक होते हैं, हजारों होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं, तो उस तरह से भी गुणसूत्र बहुत होते हैं। तो क्या करता है कि गुणसूत्र को एक दूसरे से रोकने का काम कौन करता है, तो टेलोनियर। पूछिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि गुणसूत्र को एक दूसरे से रोकने का काम कौन करता है, तो टेलोनियर। यह उम्र के साथ छोटा होता है और आयु में वृद्धि भी करता है, छोटा भी होता है और वृद्धि दोनों में परिवर्तन करता है। यानी छोटा होना और वृद्धि करना किसके कारण होता है, तो टेलोनियर के कारण होता है। और बता सकते हैं कि यह जो होता है दूसरे गुणसूत्र से जुड़ने से रोकता है, यानी टेलोनियर आप लोग समझ गए। अब चलते हैं पेलिकल, क्या है, पेलिकल। यह क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है उसको बाहरी क्या होता है, किसी भी चीज का बाहरी आवरण होता है, उसको क्या करने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उस पर उसका नुकसान ना हो, मेरे बॉडी का नुकसान ना हो। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक इंक है, देखिए एक इंक है, इसमें क्या है, इंक है, इंक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इंक को सुरक्षा प्रदान करने एक प्लास्टिक का डिब्बा क्या बनाया गया है, प्लास्टिक का डिब्बा बनाया गया है। तो उसी तरह से गुणसूत्र को देखिए संरचना, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो हम काले से दिखा रहे हैं, पूरे भाग में जो काले से हम दिखा रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को HD में देखिएगा, जरूर HD में देखिएगा, ताकि आप लोग चित्र के माध्यम से गुणसूत्र समझ जाए। तो जो हम काले भाग से दिखा रहे हैं उसको बोलते हैं पेलिकल, यानी यह क्या करता है, गुणसूत्र को सुरक्षा कौन पहुंचाता है, पेलिकल। अब पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि गुणसूत्र का बाहरी झिल्ली या आवरण किसे कहते हैं निम्नलिखित में से, तो वो होगा आंसर पेलिकल। कौन होगा, पेलिकल दोस्तों। और देखिए जो कि आप लोग का ट्रिक का वीडियो जा रहा है, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, अमीबा, इससे जितने भी रोग होते हैं आप लोग को मात्र 4 मिनट में सिखा दिया जाता है। जैसे जीवाणु से एडेपोचे छींक खटा हिम हरे विषाणु से होता है, डीप सिटी का कुटनी है जीवाणु से होता है, ये ददाखाज फफूंद से होता है। ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग को एक ही वीडियो में पढ़ाया गया, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बीमारी से जरूर क्वेश्चन आता है। और ये जो गुणसूत्र है इससे आप लोग को जिस भी एग्जाम में बायोलॉजी पूछता है 2 नंबर तो पक्का है, और बोर्ड के एग्जाम में इसका संरचना पूछ दे तो बुझिए कि 5 नंबर पक्का है, और ऑब्जेक्टिव भी पूछबे करता है, या 12 का बोर्ड हो या मैट्रिक का बोर्ड हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे पेलिकल। पेलिकल क्या करता है, बाहरी झिल्ली और आवरण को, ये आवरण होता है। और इसके आ गए हम लोग मैट्रिक्स, क्या है, मैट्रिक्स। देखिए जो यहाँ पे हम लोग प्रयोग किए थे, जो गुणसूत्र होता है वो प्रोटीन, डीएनए और मैट्रिक्स का बना होता है, यहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे। तो यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक जेली नामक समान द्रव होता है, जेल जिसे बोलते हैं, जैसे बोल सकते हैं, कह सकते हैं गाढ़ा द्रव, क्या कह सकते हैं, गाढ़ा द्रव, जेली कहते हैं गाढ़ा द्रव। तो वही कह रहा है मैट्रिक्स
कि जेली के समान द्रव होता है। यानी मैट्रिक्स में कौन कौन से होते हैं, जल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, खनिज होते हैं, एंजाइम होते हैं। जैसे आप जानते हैं ना 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जो प्रोटीन में होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होता है। तो जो मैट्रिक्स होता है, जितने गुणसूत्र जितना बड़ा होगा गुणसूत्र, उसमें ये मैट्रिक्स क्या होगा, पूर्ण रूप से, जो देखिए हम ब्लू से दिखाए हैं, जितना ही ब्लू से दिखाए हैं, देखिएगा जूम कर अपन आप इस वीडियो को जरूर एचडी में देखिएगा और जूम करके देखिएगा। जो हमने ब्लू से डॉट किया है, बुझिए कि ये गाढ़े द्रव उसमें भरा है गुणसूत्र में, तो वही दिखा रहा है गाढ़े द्रव हम लोग भरा है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और देखिए जो गुणसूत्र का आकार होता है, यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। जो गुणसूत्र का आकार होता है वो 0.25 माइक्रान से कितना 30 माइक्रान तक इसका आकार होता है। और देखिए इसमें पूछ सकता है कि जो मनुष्य में गुणसूत्र होता है उसका आकार कितना होता है, तो 5 माइक्रान। कितना होता है, 5 माइक्रान होता है। और पूछेगा कि सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें होता है, तो वह होता है टीलियम में। टीलियम नामक एक पादप कवक है, टीलियम नामक पादप पौधा है, उसमें होता है, वह होता है 30 माइक्रान का। अब हम लोग जो कि दोस्तों इस संरचना में थे और मैट्रिक्स आया जो कि आकार के बाद आ गया, इसलिए हम गुणसूत्र का थोड़ा आकार भी जान लिए, जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है कि गुणसूत्र का आकार होता है और सीमा दे देगा 1 माइक्रान से 30 माइक्रान, 0.25 माइक्रान से 30 माइक्रान, 0.5 माइक्रान से 30 माइक्रान। आप लोग को चूज करना है 0.25 माइक्रान से 30 माइक्रान, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको आकार भी जान गए, मैट्रिक्स जान गए, जो कि गाढ़ा द्रव होता है जेली के रूप में, जिसमें द्रव में होता है जल, प्रोटीन, खनिज, लवण, एंजाइम होता है। यह पूरे गुणसूत्र में भरा होता है। अब चलते हैं जो कि है क्रोमोनिमेटा, जो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्रोमोनिमेटा जो होता है, आप लोग देख रहे हैं चित्र में, यहाँ पे भी दिखा दिया गया अलग कि जो टेढ़ा मेढ़ा करके जा रहा है, घुमावदार जा रहा है, जो कि हम लोग लाल से देखा है। आप लोग जूम करके इस वीडियो को देखिए, जो हम लाल से देखा है इसी को बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। पूछे कि गुणसूत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, तो क्रोमोनिमेटा होता है। यह क्या होता है, धागेनुमा भाग, जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। देखिए जो ये घुमावेदार घुमाते हुए हम जा रहे हैं, यानी इसे बोल सकते हैं लाल रंग से दिखा है। देखिए कभी यह इस तरह से जाता है, देखिए इस तरह से जाता है, हमेशा जाता है, फिर जाता है, ये देखिए इस तरह से जाता है। जो ये संरचना है इसको बोल रहे हैं हम लोग क्रोमोनिमेटा, जो कि यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह धागेनुमा, देखिए धागे जैसे समान है। और गुणसूत्र क्या होता है, पतला होता है लेकिन थोड़ा मोटा होता है। तो आप लोग इससे जान गए। यह हिस्टोन प्रोटीन होता है। आपने एक प्रोटीन में जाना होगा, हिपेरिन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि रक्त के थक्का जमने में मदद करता है, कोई रक्त को थक्का नहीं जमने देता है। और फाइब्रिनोजिन जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में बहुत ही मदद करता है। फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन होता है वो रक्त को थक्का बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलते हैं हम लोग, आशा करते हैं आप लोग क्रोमोनिमेटा समझ गए होंगे। जो गुणसूत्र में हम लाल रंग से दिखाए धागेनुमा संरचना यानी घुमावदार, वो इसी को कहते हैं क्रोमोनिमेटा। अब क्रोमोमियर, अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम घुमावदार, यहाँ पे देखिए प्लीज, यहाँ पे देखिए, जो हम घुमावदार ये दिखा रहे हैं तो इसकी हम दिखाए किस रंग से, ब्लैक रंग से। इसके जो घुमावेदार जो होता है, ये जो धागेनुमा संरचना है, इस पर हम दिखाए हैं मोती, यानी दिखाए हैं इस पर डॉट बिंदु करके दिखाए हैं, यानी मोतियों की तरह कणिका संरचना होती है। इन्हें जीन कहते हैं। अब आया जीन, क्योंकि केंद्रक के अंदर होता है हम लोग का डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है गुणसूत्र अंदर होता है जीन। अब जीन आएगा जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी अब जा रहा है। तो देखिए जीन किस पर होता है, क्रोमोनिमेटा पर। पूछ दे कि जीन किस पर होता है, तो क्रोमोनिमेटा पर। क्या बताइएगा, क्रोमोनिमेटा पर, जो कि धागेनुमा संरचना होती है। और जीन कैसा होता है, तो मोतियों के कणिका के संरचना के समान होता है। आशा करते हैं आप लोग क्रोमोमियर समझ गए होंगे। क्रोमोमियर धागेनुमा संरचना के ऊपर हम देखिए ब्लैक से डॉट दिखाए हुए हैं, यहाँ पर भी हम दिखा दिए हैं, ठीक है। अब होता है यहाँ पे आ गए हम लोग सेंट्रोमियर। यहाँ पे आ गए सेंट्रोमियर। ये क्या होता है, जब गुणसूत्र
जो देखिए गुणसूत्र बन रहा है इसको हम लोग कह रहे थे ये क्रोमोनीमीटर था, यहाँ पे गुणसूत्र है। जब ये गुणसूत्र कहीं जाकर पतला होता है, क्या होता है, पतला होता है, और फिर वहां से बड़ा होने लगता है, उसका आकार यानी जो इसका मोटाई होता है, जो देखिए एक गुणसूत्र हुआ, ये गुणसूत्र हुआ, ये जा रहा है, फिर ये पतला हुआ, फिर यहाँ से नहीं दम मिला इसको, फिर मोटा हुआ, ठीक है, अब फिर जाकर पतला हुआ। तो देखिए जो पहला बार पतला हुआ ना, जब यहाँ पहला बार पतला हुआ तो इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, यानी प्राथमिक। हम लोग किस विद्यालय में पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, तब सेकेंडरी विद्यालय में पढ़ते हैं ना। तो उसी तरह से प्राथमिक यानी प्राइमरी, इसे प्राइमरी संकीर्णन कहते हैं, यानी सेंट्रोमियर कहते हैं, जहाँ गुणसूत्र का दबाव होता है, प्रेशर होता है, या पतला भाग होता है। और जो सेकेंड भाग होता है, जब सेकेंड में आता है गुणसूत्र दबता है, उसे बोलते हैं द्वितीय संकीर्णन, बोल सकते हैं सेंट्रोमियर का द्वितीय भाग। अब देखिए जो अंतिम गुणसूत्र का सबसे ऊपरी सिरा क्या कहलाता है, टोलोनियर। गुणसूत्र का सबसे ऊपरी सिरा क्या कहलाता है, टोलोनियर, जो कि अन्य गुणसूत्र से जोड़ने से रोकता है। और सेटेलाइट जो कि गुणसूत्र का अंतिम भाग होता है, जो कि गुणसूत्र का अंतिम भाग होता है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग गुणसूत्र का संरचना समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट भाग पर। नेक्स्ट भाग है हम लोगों का, हम लोग जानेंगे कि मनुष्य में गुणसूत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इस सब के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मनुष्य का गुणसूत्र यानी इसका लिंग का निर्धारण, तब सहलंगता जानेंगे कि सहलंगता में होता क्या है। देखिए लिंग के निर्धारण में होता क्या है कि देखिए मनुष्य में आप लोग जानते हैं कि कितने जोड़े क्या होते हैं, गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं, बताइए जल्दी। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। यहाँ बोल सकते हैं, देखिए ये होते हैं स्त्री, ठीक है। चलिए यहाँ पे लेते हैं पुरुष को, पुरुष, ये हुआ स्त्री, ठीक है। अब देखिए जो पुरुष में और दोनों को मिलाकर हम लोग का होता है 23 जोड़ा। क्या होता है, 23 जोड़ा, अर्थात कितना, 46 जोड़ा पेयर मतलब बोलते हैं, उसमें 46 होते हैं गुणसूत्र। अब जो 46 हुए, इस 46 में जो पुरुष का होता है, मान लीजिए पुरुष, इसमें होता है 44 प्लस XY हो गया 46। स्त्री जिसमें होता है 44 प्लस XX, 44 प्लस XX। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो माफ कीजिएगा, तो यहाँ लिख रहे हैं। आप लोगों को पढ़ाने के लिए देखिए कितना देर तक 1 घंटा पहले लिखा जाता है, तो कहते हैं इसके लिए तो लाइक बनता है दोस्त, क्योंकि सब आप लोग ऐसा पढ़ाएंगे जो यहीं पे याद होने वाला है। देखिए यहाँ चलते हैं 23 जोड़ा, यहाँ पे हम लोग जाने जो कि 46 यहाँ पे होता है पुरुष, यहाँ पे मेल लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे फीमेल, ठीक है। तो मेल में होता है 44 प्लस XY, फीमेल में होता है 44 प्लस XX। अब देखिए जो 44 होता है ना, ये ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है। ऑटोसोम यानी अलैंगिक, क्या होता है, ये अलैंगिक होता है। और ये जो होता है लैंगिक होता है। लैंगिक किसे कहते हैं, जिसमें 2 संतति भाग हो। तो देखिए XY और XX, इसमें ही यही क्या होते हैं, लैंगिक होते हैं। और इन्हीं से मिलकर देखिए कैसे लड़का बनता है, लड़की बनता है, यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। यानी आप लोग जान गया कि देखिए इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है। पुरुष को यहाँ पे लिखा जा सकता है 22 प्लस X, और यहाँ पे लिखा जा सकता है प्लस में 22 प्लस Y। ये किसके लिए हुआ, फीमेल के लिए। और महिला के लिए देखिए 22 प्लस X प्लस में 22 प्लस X, क्योंकि लोग में एक XX से रहता है। ये मेल के लिए हुआ, ये फीमेल के लिए हुआ, ठीक है। मेल यानी पुरुष, फीमेल यानी मादा, ठीक है, महिला, ठीक है, हुआ। तो आप लोग जान गए कि इस रूप में भी लिखित, आप लोग घबराने वाले नहीं है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का वर्ड ये चेंज करेगा तो आप लोग घबराइएगा ना, तो मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक है। आप लोग देखिए इसको ऑटोसोम का ऐसा तोड़ सकता है, ऐसा तोड़ सकता है। और हम लोग चलते हैं, जब ऐसा तोड़ देता है तो लिंग में चलते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। यानी XY किसका हुआ, मेल का, और ये फीमेल। चलिए स्त्री पुरुष लिखते हैं, सबसे अच्छे समझ में। यहाँ पे हो गया पुरुष, ये हो गया महिला, ये हो गया महिला, ये हो गया स्त्री, वो हो गया महिला, ठीक है। सॉरी, पुरुष और महिला। यहाँ पे हो गया XX। अब देखिए पुरुष का X
और महिला का x मिलता है तो x x, और पुरुष का y और महिला का x कभी भी मिलेगा तो महिला के x से मिलेगा। कोनो स्थिति में y कहाँ है उनके पास, लिंग, जो लिंग है वो y नहीं ना है, x x से, तो x x से मिलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x x, ये x y, यहाँ पे हो जाएगा लड़की लड़की, और यहाँ पे हो जाएगा लड़का। यानी पुरुष का जब x और महिला का जब x मिलता है तो होती है लड़की, और जब पुरुष का y और महिला का जब x मिलता है तो होता है लड़का। तो आपसे पूछे कि जो लड़का और लड़की का होने वाला है वह किस पर निर्भर करता है, पुरुष पर निर्भर करता है कि महिला पर निर्भर करता है? तो इसका जवाब होता है कि पुरुष पर निर्भर करता है। जानते हैं हमारे समाज के लोग अगर किसी महिला को लड़का नहीं होता है तो बहुत पहले, अभी नहीं बहुत पहले, सब लोग औरतें को दोष देने लगता था। लेकिन औरत में कहाँ से, औरत में गुण नहीं है कि कभी लड़का हो सकता है, उसके पास एक्स एक्स है और पुरुष के पास एक्स वाई दोनों है। तो पुरुष पर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। अब चलते हैं ट्रिपल एक्स। देखिए जब ट्रिपल एक्स होता है तो गड़बड़ी के कारण पुरुष का एक्स और महिला का एक्स, फिर एक एक्स आ जाता है और ट्रिपल एक्स बन जाता है, जो कि इसमें ट्रिपल एक्स की पहचान है उस लड़की का हमेशा लड़के का होता है। ठीक है, ट्रिपल एक्स तो आप मुझसे पूछे थे, आगे हम बताए थे कि बताएंगे। तो ट्रिपल एक्स होता है, आज तक तो उसका पहचान है कि आंख क्या होता है, नीला होता है। आज तक विश्व में मात्र 2 लड़कियां जो कि ट्रिपल एक्स से पैदा हुई है, उनका एक का नाम है ऐश्वर्या राय, एक जो हीरोइन है अभिनेत्री है उनका नाम है ऐश्वर्या राय, और दूसरा शायद विदेशी है, उनका नाम दिमाग पर नहीं आ रहा है, आपको आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं, लिंग का निर्धारण करना जान गए, यानी ऑटोसोम होता है और एक्स एक्स होता है और एक्स वाई होता है। अब हम लोग चलते हैं जो कि संलग्नता, यानी पुरुष स्त्री ही क्यों वाहक होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला होता है वह गुणसूत्र, उसको स्त्री ही क्यों वाहक होती है। जैसे हम लोग का रोग होता है गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, ये सब जब रोग होता है, मायोपिया अवतल दर्पण से इसका इलाज दूर होता है ना, निकट दृष्टि दोष होता है उसे मायोपिया होता है। तो क्या होता है इस सब का कि स्त्री वाहक कैसी होती है। तो देखिए जब स्त्री और पुरुष, जैसे संलग्नता की भाषा होती है कि जब गुण वंशांतर की प्रकृति पर जीनों की, देखिए क्या हो रहा है कि लिंग संलग्नता में कि पीढ़ी से पीढ़ी दर जाती है। जो नहीं बोलते हैं कि कलर ब्राइटनेस जब होता है, जब भी होगा तो पुरुष को होता है, बाई चांस लड़की को होता है, अधिकांश तो पुरुष को होता है। लेकिन इसका वाहक कौन होती है, स्त्री, महिला, आपकी माँ होती है, आपकी माँ होती है। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे टॉपिक जान लेते हैं ताकि इसको मिटाकर फिर से हम लोग समझाएं, उसको समझाने का प्रयास उसको बहुत अच्छे से करूंगा। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं, पहले इसको जानने के पहले गुणसूत्र का नोट्स जान लेते हैं, गुणसूत्र का नोट्स जान लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग बार बार आ रहा था कि जो जीन होता है वो आनुवांशिक गुण निर्भर करता है। जो पुरुष का ये रंग होता है, त्वचा का रंग होता है, यह मेलानिन के कारण होता है या आनुवांशिक गुण के कारण होता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। जो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। देखिए तो वही होता है अनुवांशिक लक्षण। देखिए गुस्सा भी जाता है, ये नहीं होता है कि आपके पापा ज्यादा गुस्साते हैं तो आप भी गुस्साइएगा। तो एक ग्रंथि भी होती है जो कि वृक्क के ऊपर होती है, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रिनल कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट, लॉरो या हुरो हार्मोन भी कहते हैं, जो कि आप लोग को नहीं खिसलाए रहेगा तो वो खिसला देता है, आप खिसलाएगा तो एकदम जोश ताकत देता है शरीर, वही एड्रिनल ग्रंथि, तो उसका भी गुण आता है। अनुवांशिक लक्षण वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं। इसके पिता, अनुवांशिक के पिता कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं ग्रीगर जोहान मेंडल। ये क्वेश्चन लिया गया है ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव ना छूटे, ये नोट है। यानी पूछा जाएगा कि अनुवांशिक लक्षण के पिता किसे कहा जाता है, अनुवांशिक के पिता तो ग्रीगर जोहान मेंडल। और देखिए जो कि जेनेटिक्स, यहाँ पे जेनेटिक्स शब्द आया, कौन सा शब्द आया, जेनेटिक्स शब्द आया। तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो डब्ल्यू वाटसन। किसने किए थे, डब्ल्यू वाटसन। यहाँ पे डब्ल्यू वाटसन आ गया, यहाँ पे डब्ल्यू वाल्डेयर है, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। गुणसूत्र का नामकरण तो डब्ल्यू वाल्डेयर, और देखिए जेनेटिक्स का नामकरण तो डब्ल्यू वाटसन। कंफ्यूजन अब नहीं होइएगा, 1905 ईस्वी में किए थे। और देखिए जोहानसन जो थे उन्होंने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किए थे, जो कि 1909 ईस्वी में किए थे। और अनुवांशिक संबंधी प्रयोग
देखिए मटर पे हुआ था जो कि मेंडल ने किए थे। अब देखिए पूछ सकता है कि अनुवांशिक संबंधी प्रयोग सबसे पहले किस पौधा पे हुआ था, तो वह पौधा का नाम है मटर। अगर डीप में जाएगा जानते हैं आपको ऑप्शन में क्या दे देगा, जंगली मटर, गार्डन मटर, कुछ ऐसा ऐसा ही देता है, तो आप लोग हमेशा गार्डन मटर मारिएगा, बगीचे का मटर पर उन्होंने सबसे पहले शोध किए थे। अब चलते हैं जो कि डीएनए, ये भी डीएनए वर्ड बार बार रहा था, इससे सोचे कि डीएनए को बता दें, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जो हम लोग केंद्रक जाने, यह केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लौह में भी पाया जाता है। पूछे जाए आपसे कि डीएनए केंद्रक के अलावा और किसमें पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लौह में पाया जाता है। दोस्तों हम जो प्रोटीन है इसकी चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे, डीएनए की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे, लेकिन इसमें वर्ड आता है तो दिमाग में हमेशा वो वर्ड गुजता है, इसलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं ताकि और उसके बारे में इंटरेस्ट हो जाए। और देखिए इसमें 4 प्रकार के क्या होते हैं, क्षार होते हैं। डीएनए में बेस कितने होते हैं, 4 होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। और देखिए जो कि एडेनिन होता है और थायमिन जो होता है वो 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, और जो कि गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है वह 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। पूछ सकता है कि 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ने वाले जो डीएनए के क्षार का नाम बताइए, तो वो होता है गुआनिन और साइटोसिन, गुआनिन और साइटोसिन। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कितने घुमाए आप लोगों को नहीं घूमना है, ठीक है। और देखिए जो डीएनए खोज हुआ था 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने किए थे, जेडी वाटसन एवं क्रिक ने किए थे, इसलिए इनको 1962 ईस्वी में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और देखिए डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, उसी का खोज किए थे आर्थर कानवर्ग, आर्थर कानवर्ग 1962 ईस्वी में। देखिए आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे लिख दे रहे आर्थर कानवर्ग 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। तो देखिए ईस्वियत याद हो गया क्योंकि जब खोज हुए थे तो 1953 ईस्वी में, लेकिन वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 ईस्वी में। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला है डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम, वो आर्थर कानवर्ग 1962 ईस्वी में खोज किए थे, जब उन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार जो कि अल्फ्रेड नोबेल नामक व्यक्ति के नाम पर मिलता है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इस पर पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एक और नोट्स हम लिखे हैं, वह लिखे हम लोग कि जीन, जो कि जीन जेनेटिक शब्द है जो जोहान ने इसका प्रयोग किया है सबसे पहले। तो जीन के कार्य की इकाई किसे कहता है, तो सिस्ट्रान को। जीन के कार्य की इकाई किसे कहते हैं, सिस्ट्रान को। अगर पूछ दे उत्परिवर्तन की इकाई तो म्यूरान को, उत्परिवर्तन की इकाई तो म्यूटान को, म्यूटान को, और सिस्ट्रान को कार्य सिस्टान, और उत्परिवर्तन तो म्यूटान, और पुनः संयोजन की इकाई तो रेकान, पुनः संयोजन की इकाई तो रेकान। अब चलते हैं, देखिए गुणसूत्र कैसे ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद करें कि जिंदगी में नहीं भुलाएंगे। देखिए अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, आपसे पूछ दे एस कैरिस, किसमें, एस कैरिस, कितना 2, ये याद रहेगा ना, सबसे कम एस कैरिस, सबसे कम एस कैरिस। अब देखिए मच्छर में 6 पैर होते हैं, मच्छर, चाहे देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, मच्छर, यानी 6 गो। माइंड मैपिंग करना, वर्ड को तोड़ना है। सबसे कम एस कैरिस, इसे तो याद रखना है, मच्छर 6 से तो 6 गो। अब देखिए मक्खी को कैसे याद करेंगे, आपके पास मान लीजिए घर है, आपने उसको खूब धोया, फिनाइल से धोया, लेकिन गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि मक्खी 1 या 2 आ जाती है घर में। तो मक्खी के लिए गुणसूत्र 12 होगा, मक्खी के लिए गुणसूत्र 12 होगा, क्योंकि मक्खी को कितनों साफ कर दो 1 ना 2 मक्खी जरूर आ ही जाती है घर में, यानी 12 होगा। मटर जो कि अनुवांशिक के लिए खोज हुआ था, इसलिए इसको जानना भी जरूरी है, तो मटर के लिए हो जाएगा 14, मटर 14। इसको आप लोग माइंड मैपिंग कर लीजिएगा, आपके दिमाग में जरूर बताइएगा। यहाँ पे आते हैं फिर भालू और कबूतर, इसको जान लेते हैं ताकि सवाल तक जाने और इसको भी जाने साथ। देखिए कैसे जानेंगे, पहले भालू जान लेते हैं। भालू देखिए देह हाथ से भालू होता है, उन लोगों को भी भालू बोलते हैं जो कि साफा मोटा हो, इन लोगों को भी भालू बोला जाता है। तो ऑप्शन दे देगा कि भालू का गुणसूत्र कितने होते हैं, 54, 50, 53 ऐसा देगा, तो 74 दे देगा। तो ऑप्शन में मारिएगा 74, क्योंकि जिसका 74 kg का हो जाता है वेट, कहते हैं कि साफा भालू हो गल बड़का, कहते हैं ना साफा भालू हो गए होगा, यानी 74 गुणसूत्र वाले भालू। और देखिए हाथी का माइंड मैपिंग कीजिए, हाथी 56 इंच का सीना है मेरा, कितना है, मेरा तो नहीं है, आप लोग का होगा,
या किसी का होगा, वो 56 इंच का सीना है ऐसा बोल रहा है, तो हाथी ना बोलेगी। हाथी का क्या होता है, सीना बड़ का होता है, एकदम देह आहन से बड़ा होती है। तो पूछिए कि हाथी का क्या है, 56 इंच का सीना है। हम लोग का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है वो बोलते थे अपने भाषण में 56 इंच का सीना बोलते थे ना। तो बुझ जाइए कि हाथी के इंच उनसे तुलना मत कीजिएगा, ठीक है। हम ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप लोग माइंड मैपिंग करवा रहे हैं ताकि आप लोग भूले नहीं, ठीक है। तो हाथी 56 गो गुणसूत्र होता है। और कबूतर, देखिए कबूतर में कितना गुणसूत्र होता है, 80। यानी देखिए 80 साल के जो हम लोग का क्या दादाजी होते हैं, हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ भी समझाते हैं तो क्या कहते हैं, कबूतर की तरफ बकबक मत करो, कबूतर की तरह बकबक मत करो, या कबूतर की तरह मत बोलो। तो उसको हम लोग कहते हैं, चले भाई हम लोग कबूतर है आप लोग के सामने। तो वही होता है कि कबूतर यानी 80 साल के बुजुर्ग हमें समझा रहे हैं। अब चलते हैं गाय प्लस बकरी। यानी देखिए अगर गाय और बकरी दोनों दूध देती है, तो गाय का 30 रुपये लीटर और बकरी का 30 रुपये लीटर, दूध मिलाकर 60 रुपया लीटर हो गया। तो ऐसा आप लोग माइंड मैपिंग कर सकते हैं। और देखिए मेढक आप लोग को याद रखना है 26, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मेढक 26। और गाजर, देखिए गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए होता है। जब विटामिन ए सबसे अधिक होता है, आप कितनों आप लोग का एज डाउन चलता जाए, आप लोग गाजर खाइएगा तो आप लोग तंदुरुस्त रहिएगा, 28 साल जैसा लगेगा, युवक लगेगा। तो बुझ जाइए कि गाजर का माइंड मैपिंग कर सकते हैं, किसका गुणसूत्र होता है 18। अब चलते हैं इसमें और चलते हैं, मटर हो गया था, प्याज और कंगारू। देखिए प्याज और कंगारू से हम लोग कर सकते हैं इसका माइंड मैपिंग कि अगर प्याज कर सकते हैं, कंगारू क्या बोल सकते हैं कि कंगारू तो स्तनधारी है ना, जो कि अपरिपक्व है। तो चलिए इसको याद कर लीजिएगा, प्याज और कंगारू से होता है 16। प्याज और कंगारू में गुणसूत्र होते हैं 16। और मक्का अच्छा मक्का आज भी 20 रुपए किलो जाता है। मक्का कितने रुपए किलो जाता है, 20 रुपए किलो जाता है। तो मक्का को कर लीजिएगा कि 20 गुणसूत्र होता है। और देखिए दोस्तों, मक्का, प्याज, मटर जितने उठाए हैं ना, ये आप लोगों को कंपटीशन पूछता है। कबूतर जो पूछता है, हाथी पूछता है, मेढक पूछता है, गाजर पूछता है, टेरिडोकाइटस चाचा करेंगे इसको पूछता है, स्कैरिस पूछता है। अब इस पर आते हैं जो कि और अब आसान होने वाला है, टमाटर चावल। तो देखिए मान लीजिए कि आपकी मम्मी खाना बना रही है या आप हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक समय तो चावल बना लिया, फिर टमाटर चावल, यानी टमाटर चावल क्या किया, खिचड़ी बनाया, फिर दोपहरों में खिचड़ी बना लिया, शामों के खिचड़ी बना लिया, किसका, टमाटर चावल का। तो आपका जो पार्टनर है वो खिसा के बोल रहा है क्या 24 घंटा में चावल टमाटर चावल खिला रहे हैं। इसका हो जाएगा कि टमाटर चावल का गुणसूत्र कितना हो गया, 24 घंटा खिलाता रहा, यानी 24 गुणसूत्र होता है। अब चलते हैं मेढक का होता है 26। अब यहाँ पे आता है नींबू, कौन आता है, नींबू। अब नींबू का 18 या 36 होता है, तो विटामिन सी। इसे आप लोग माइंड मैपिंग कर लीजिएगा, नींबू 18 या 36, इसे याद कर सकते हैं, लेकिन हम माइंड मैपिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इसको हम माइंड मैपिंग करा सकते हैं इन सबको, बिल्ली शेर और बाघ। देखिए बिल्ली देखने में उत्साही लगती है, शेरों देखने में उत्साही लगता है, बाघ देखने में उत्साही लगता है, यानी सेम लगता है। और देखिए ये जब क्या करते हैं तीनों, यानी जब शेर आता है तो उसके सामने हम लोग बुझ जाए कि दम होश हवास गुम हो जाता है ना। तो इसको माइंड मैपिंग कर सकते हैं कि तीनों एकदम सेम होते हैं और अचानक सामने आते हैं तो हम लोग 9 दिगाने होते हैं ना, यहाँ पे तो 9 दिगाने नहीं है, 38 है। यहाँ पे चलिए तीनों एक साथ याद कर सकते हैं कि बिल्ली शेर बाघ का गुणसूत्र कितना होता है, 38। बिल्ली शेर और बाघ का गुणसूत्र कितना होता है, 38। और चूहे और आम, तो मान लीजिए आम के दिनों में अपने आम आदमी ने 40 रुपए किलो खा पाएगा, उससे बेसी नहीं खा पाएगा, उससे बेसी वाले किलो को नहीं खा पाएगा। तो बोल सकते हैं आम जो कि है हमने 40 रुपए किलो लाए और जैसे ही रखे घर में बेचारा चूहा खा गया। आम को किसने खाया, चूहा खा गया। माइंड मैपिंग कीजिए, मेरे आम को चूहा खा गया, मैंने आम 40 रुपए किलो मार्केट से लाया था। अब हम लोग आ सकते हैं गेहूं, क्या कर सकते हैं, गेहूं। अब देखिए आम खीने और गेहूं कितना होता है, मान लीजिए 21 रुपए किलो चल रहा है, ठीक है। तो 21 × 42, इससे गुणसूत्र कितने होते हैं, 42, यानी 21 को तो होगा किलो और 21 × 42। या ऐसा माध्यम में भी कर सकते हैं कि सुबह हमने 2 रोटी खाया, प्लान कहाँ, ट्यूशन पढ़ने के लिए,
उसके बाद से हमने दोपहर में 4 रोटी खाया। तो आपसे कोई पूछे कितना रोटी खाया टोटल, 4 2 42, 4 2 2 रोटी खाता रहो, 4 2 रोटी खाता रहो, इस माइंड में भी कीजिए। तो गेहूं का हो जाएगा 4 2। अब चलते हैं खरगोश। अब तो गेहूं जब हो गया फसल तो खरगोश अपने आप को चढ़ाक बनता है या गेहूं को खाता है, उसके ऊपर है तो गुणसूत्र वाला मान सकते हैं बड़ा है गुणसूत्र के माध्यम से, या इसका माइंड में भी कर सकते हैं को अपने 4 पैरों से दम लगाकर तेजी से दौड़ता है, यानी 40 एकदम 40-20 सब कोई खेलता है, 40 खेलता है, यानी सबसे तेज दौड़ता है। ऐसा ही माइंड मैपिंग कर सकते हैं, यानी 40 यानी 44 हो जाएगा। अब देखिए आलू चिंपैंजी तंबाकू। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि मनुष्य का गुणसूत्र कितना होता है 46, और देखिए जो चिंपैंजी है वो बुझिए कि मनुष्य का ही एक भाग बोल सकते हैं कि रूप है, बोल सकते हैं। तो 46 जो है पुराना है, वो 46 जो है हम लोग विकसित कर गए क्रो मैग्नन पुरुष है। तो 46 से उसी 2 गुणसूत्र 12 है, यानी 2 पीटी बुझ सकते हैं हमसे 12 है, ऐसा कर सकते हैं। चिंपैंजी तेज होता है, तो जो चिंपैंजी जो 12 है यानी 46 2 48। तो 48 के साथ चिंपैंजी। तो हम लोग चिप्स खाते हैं किसका, आलू का। हम लोग चिप्स खाते हैं किसका, आलू का। फिर भी कोई लोग तंबाकू खा लेता है, चलिए तीनों आ गया 48 में, लेकिन तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। अब चलते हैं घोड़ा, जो कि अपने पैरों से 4 पैरों से रफ्तार में चल रहा है, या जब गुणसूत्र हम लोग देख रहे हैं यहीं पे एक स्क्वायर दिया है 36 को छोड़कर, यहाँ पे 16 छोड़कर, लेकिन घोड़ा 8 के एवरेज से दम 8 के एवरेज से 8 8 64 8 के दम स्क्वायर से क्या हो रहा है, यह चल रहा है। 8 के स्क्वायर से क्या कर रहा है, चल रहा है। दोस्तों तो हमने इस टॉपिक में जाना कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, गुणसूत्र के बारे में, गुणसूत्र के संरचना, महत्वपूर्ण नोट्स, जीव जाति उनके गुणसूत्र, मनुष्य में लिंग का निर्धारण, एक ऑटोसोम होता है, ये वाले हम विस्तार में चर्चा किए। कौन उत्तरदायी होता है, पुरुष होता है, इस सब के बारे में हम लोग जाने। दोस्तों आप लोग के वीडियो अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपके जीवन के जो नॉलेज की लाइफ है उसमें और नॉलेज की लाइफ भरता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।